जी बच्चों, लास्ट हम कर रहे थे प्रोबैब, और प्रोबैब में क्वेश्चन हमने किए थे। कई क्वेश्चन हमारे पेंडिंग यहाँ पर हैं, तो एक बार इनको उठा लेते हैं। आइए पेज नंबर 141, पेज नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ देखिए, एन अनबाइस्ड डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। आपने एक डाइस को दो बार थ्रो किया, यानी एक डाइस दो बार थ्रो होकर यहां पर चल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द टू फेस बीइंग डिविजिबल बाय 4। कह रहा बच्चे यहां पर पहला डाइस दूसरा डाइस तो जो नंबर आएंगे उसका सम किससे डिवाइड होना चाहिए? यहाँ पर 4 से। उसका सम डिवाइड किससे होना चाहिए? यहाँ पर 4 से। अब मुझे एक चीज बताओ, कौन सा सम 4 से डिवाइड होगा? 4, 8 और 12। 4 के हमारे पास कितने केस होते हैं? 3, 8 के 5, 12 के 1। आउट ऑफ 30 सेट्स 9 अपॉन 30 सेट्स कितना आंसर आपके पास आ जाएगा? 1/4। बच्चे यहाँ पर आंसर आपके पास आ जाएगा 1/4। किसी बच्चे डाउट यहाँ पर? बात सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये नहीं बोला जो नंबर आएगा वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोला है? जो सम आपके पास है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। और सम कौन सा डिवाइड 4 से होगा? या 4 होगा, 8 होगा, या फिर 12 होके यहाँ पर चलेगा। समझते बात यहाँ पर? किसी बच्चे डाउट? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। बच्चों फिर से आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस ट्वाइस। आपने एक डाइस को दो बार थ्रो किया है। आपने एक डाइस को दो बार थ्रो किया है और कह रहा है जो सम आएगा, जो सम आएगा भी आपने डाइस को थ्रो किया दो बार, ये दो नंबर आ गए। इसका जो सम है उसको क्या बोल दिया यहाँ पर? एस। जो सम है क्या बोल दिया यहाँ पर? एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस विल बी मैक्सिमम इफ एस इज, क्या बच्चों? सम, बात सुनो ध्यान से। जो सम है, जो सम है कम से कम कितना मेरे पास आता है? जो सम है कम से कम कितना मेरे पास आएगा? 2। मैक्सिमम कितना मेरे पास होगा? 12। ऐसे 3, 11 एंड सो ऑन। बात समझते यहाँ पर? मुझे बताओ कौन सा सम है जिसके आने के केसेस सबसे ज्यादा होते हैं? मतलब जब 2 के आने के केसेस हमारे पास क्या होते हैं? 1। 3 के आने के केसेस हमारे पास क्या होते हैं? 2। ऐसे कौन सा सम है जिसके मैक्सिमम केस आपके पास आते हैं? 7। 7 के कितने केस आपके पास होंगे यहाँ पर? 6। मुझे एक चीज बताओ, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/36। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/36। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होगी? जब सम आपके पास क्या होगा? 7 होके यहाँ पर चलेगा। जिसके नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होंगे बच्चों उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपके पास क्या होगी? ज्यादा यहाँ पर हो जाएगी। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 7। डन बच्चे यहाँ पर? किसी बच्चे डाउट? इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, इफ एन अनबाइस्ड, बच्चों एन यानी कि 1, एक डाई हमें थ्रो किया, द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ पॉइंट विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मुझे एक चीज बताओ, एक डाई में नंबर कितने हमारे पास होते हैं? 6। अब कह रहा है जो नंबर आपके पास होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा नंबर होगा? 3 एंड 6, यानी 2/6। बच्चे यहाँ पर यानी जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 कितना आपके पास होगा? 2/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा तो बच्चों हमारे पास कितना होगा? 4/6। टन बच्चों यहाँ पर 6 में से 4 नंबर ऐसे होंगे जो 3 के मल्टीपल होने वाले यहाँ पर नहीं है। अब बात सुनना ध्यान से। उसने आपसे क्या पूछा यहाँ पर? ऑड्स। ऑड्स का मतलब क्या होता है? रेशो। ऑड्स का मतलब क्या होता है? रेशो। रेशो क्या होगी? 2/6 रेशो 4/6, यानी 1:2। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बच्चे यहाँ पर
अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता तो आंसर क्या बनता, 2/6। आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, रेशो। रेशो बच्चों क्या होती है, फेवरेबल रेशो अनफेवरेबल। रेशो क्या होती है, फेवरेबल रेशो अनफेवरेबल। फेवर में कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2/6। अनफेवरेबल कितनी प्रोबेबिलिटी है, 4/6। तो बच्चों रेशो हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2/4 या 1/2। समझते बात यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट, आगे बढ़े यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। 2 dice are tossed, what is the probability that total यानी कि sum divisible by 3 और divisible by 4। बच्चों एक चीज बताओ, सम 3 होगा, इसके हमारे पास कितने केस होते हैं यहाँ पर, 2 आउट ऑफ 36। सम 4 होगा, इसके हमारे पास कितने केस होंगे यहाँ पर, नहीं गलत हो गया बच्चों, क्या रहा है, जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब सम 3 से डिविजिबल होगा वो क्या पॉसिबल है, सम 3 हो, 6 हो, 9 हो या फिर 12 हो। तो बच्चे यहाँ पर सम 3 होने के कितने केस हैं, 2। सम 6 होने के कितने केस हैं, 5। 2 + 5 कितने हो गए यहाँ पर, सम 9 है 4, सम 12 है 1। आउट ऑफ 36 कितना बच्चों आपके पास होगा, 12/36। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। फिर क्या बोल रहा है, सम किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से, या तो 3 से होना चाहिए या फिर 4 से। और 4, 8 और 12, 4 के कितने केस होंगे, 3, 8 के 5, 12 के 1, 9/36। डन बच्चे यहाँ पर सम 3 से डिवाइड होगा, सम 3 से डिवाइड होगा 12/36, सम 4 से डिवाइड होगा 9/36। तो बच्चे एक बात समझो ध्यान से, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन ये है, या तो 3 से डिवाइड होना चाहिए या फिर 4 से, या तो 3 से या फिर 4 से। और इस सिनेरियो में एक कॉमन केस आपके पास आ जाता है, कौन सा, यहाँ पर सम मेरे पास क्या हो जाए यहाँ पर 12। सम मेरे पास यहाँ पर क्या होगा 12। जो सम 12 है वो 3 से भी डिवाइड है, जो सम 12 है वो 4 से भी डिवाइड है। बात समझते हैं यहाँ पर, यानी बच्चों ये ना सम 2 बार काउंट कर लिया, एक बार 3 के लिए और एक बार 4 के लिए। ऐड तो एक ही बार होना चाहिए, तो एक बार क्या कर दोगे यहाँ पर माइनस। डन बच्चों, यहाँ पर एक बार क्या कर दोगे यहाँ पर माइनस। तो कितना बच्चों आपके पास आया 20/36। 4 पे कैंसिल करिए, 5/9 चंद्र ये दिया हुआ है 20/36। डन बच्चों, यहाँ पर किसी बच्चों डाउट, ध्यान रखना बच्चों दो चीजें होती हैं, ये बोले 3 और 4, ये बोले 3 and 4, दोनों में फर्क है। मैं पॉइंट आपको दोबारा रिपीट करूंगा एपीजीपी में, ठीक है। फिलहाल और का मतलब क्या होता है, या तो 3 से या फिर 4 से। एंड का मतलब क्या होता है, 3 से भी होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। अगर एंड दिया होता, हमने क्वेश्चन किया था, अगर एंड दिया होता तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा केस कवर होता है यहाँ पर, 12 वाला। जो सम 12 है वो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी। बात समझे यहाँ पर, और का मतलब क्या है, या तो 3 से या फिर 4 से। आई होप आपके पास समझ आ रही होगी। डन बच्चे, यहाँ पर इतना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आप पढ़िए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 आपको नहीं करना है, इसके बाद आप पढ़िए ये बच्चों एग्जाम्पल लिख लो। ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। एक एग्जाम्पल लिखिए, द probability that a
non-leap year has 53 Sundays. A non-leap year has 53 Sundays. बच्चों नॉन लीप ईयर में टोटल डेज कितने हमारे पास होते हैं 365। उसके बाद यहाँ पर और आप सभी को मालूम है एक साल में कितने हफ्ते होते हैं 52 और एक वीक में कितने डेज होते हैं 7 और एक साल में 52 वीक होते हैं यानी कि कितने डेज आपके पास हो गए 364। मेरी बात ध्यान सुनना जो बच्चों 364 डेज है ये आपके स्पेसिफिक है इन द सेंस कि मेरे पास 365 डेज में मुझे मालूम है 52 संडेज आने ही आने हैं 52 मंडेज आने ही आने हैं 52 ट्यूसडेज आने ही आने हैं 53 वेडनेसडेज आपके पास आने ही आने हैं। मेरी बात समझो ध्यान से अगर एक साल में 52 वीक होते हैं इस वीक का हर दिन आपके पास होना ही होना है ये तो आपका निश्चित हो गया यहाँ पर ठीक है। पॉइंट ये है 365 डेज में से 364 डेज आपके पास क्या हो गया यहाँ पर स्पेसिफिक कैसे 52 इंटू 7 यानी कि मेरे पास एक दिन बचा अब मुझे ये नहीं मालूम वो एक दिन कौन सा होगा। इट कैन बी मंडे इट कैन बी ट्यूसडे इट कैन बी फ्राइडे इट कैन बी थर्सडे। बात समझे यहाँ पर यानी कि इस एक्स्ट्रा वन डे के लिए पॉसिबल चॉइस कितनी बच्चों मेरे पास यहाँ पर है 7। इस एक्स्ट्रा वन डे के लिए पॉसिबल चॉइस कितनी मेरे पास यहाँ पर है 7। समझते बाद यहाँ पर ये आपका मंडे से लेके संडे कुछ भी पॉसिबल है ये मंडे से लेके संडे कुछ भी पॉसिबल है पर मुझे क्या चाहिए 53 संडेज चाहिए। मुझे क्या चाहिए 53 संडेज चाहिए। 53 में से 52 संडे आ चुके हैं 53 में से 52 संडेज आ चुके हैं यानी एक संडे बचा आपके पास। यानी बच्चों इन 7 में से जो मुझे चाहिए वो कितनी बार आ सकता है एक ही बार आ सकता है। इन 7 में से जो मुझे चाहिए वो कितनी बार आ सकता है एक ही बार आ सकता है। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा 1/7। बात आ रही समझ आ रही बच्चों किसी बच्चों डाउट भाई मेरे पास नॉन लीप ईयर है नॉन लीप ईयर में 52 वीक होते हैं हर वीक में 7 डेज होते हैं यानी 364 डेज मेरे पास डिफाइन है। मुझे मालूम है 364 डेज कौन से होने वाले हैं। डन बच्चे यहाँ पर हमें एक दिन के बारे में नॉलेज यहाँ पर नहीं है वो एक दिन 7 में से कोई भी हो सकता है और वो 7 में से कौन सा दिन मुझे चाहिए यहाँ पर संडे यहाँ पर चाहिए 7 में संडे एक ही बार आएगा तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा 1/7। समझते बात यहाँ पर किसी बच्चों डाउट मुझे बच्चों इसी पर एक एग्जाम्पल और लिखो। फाइंड द probability that a non-leap year has 53 Sundays or 53 Fridays 53 Sundays or 53 Fridays। अगेन बच्चों नॉन लीप ईयर में जो भी ईयर आपको दिया होगा ना उस ईयर में आपको चेक करना है एक्स्ट्रा डेज हमारे पास कितने हैं। नॉन लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज हमारे पास कितने होंगे यहाँ पर एक ही होगा भाई 364 डेज आपके पास क्या होंगे यहाँ पर डिफाइन होंगे। अब मेरी बात सुनो यहाँ पर 365 में से 364 डेज आपके पास क्या होंगे डिफाइन। एक ही दिन ऐसा होगा जिसके बारे में हमें नॉलेज यहाँ पर नहीं है। अगेन बच्चों उस एक दिन के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबल है मंडे से लेके
संडे, वो एक दिन मंडे से लेके संडे, यानी कि टोटल केस कितने मेरे पास है 7, टोटल केस कितने मेरे पास है 7। मुझे क्या चाहिए, या तो 53 क्या होना चाहिए संडे, या फिर क्या होना चाहिए फ्राइडे। अगर संडे होता है तो सात में से कितनी बार होगा, एक बार। फ्राइडे होगा तो सात में कितनी बार होगा, एक बार। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2/7। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2/7। समझते बात यहाँ पर। मान लो ऐसे बोल दे 53 संडेज, 53 थर्सडेज, 53 फ्राइडेज, फिर क्या बोलोगे आंसर यहाँ पर 3/7। समझते बात यहाँ पर। तो जितने डेज बोलेगा उतने आपके पास आंसर यहाँ पर बन जाएगा। आई होप आपके पास समझ आ रही हो। एक एग्जाम्पल और लिखिए, ये हो जाए नोट डाउन। हाँ जी आगे बढ़े यहाँ पर। हाँ लिखिए, फाइंड द probability that a leap year has 53 Sundays कहता है लीप ईयर में 53 संडेज आपके पास होने चाहिए। अब बच्चों एक चीज बताओ, लीप ईयर में टोटल डेज कितने हमारे पास होते हैं 366 यहाँ पर, जिसमें से स्पेसिफिक कितने मेरे पास होंगे 364, यानी कि जो एक्स्ट्रा डेज है वो कितने होंगे यहाँ पर 2। नॉन लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज हमारे पास कितने होते हैं 1, लीप ईयर में 2। डन बच्चों यहाँ पर। अब मुझे एक चीज बताओ, जो 2 दिन है वो क्या क्या पॉसिबल है, जो 2 दिन है वो क्या क्या पॉसिबल है। मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। क्या ऐसा पॉसिबल है संडे फ्राइडे आपके पास हो? क्यों बताओ बच्चों, ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है? 2 दिन आपके पास क्या होंगे यहाँ पर लगातार। भाई डेज आपके क्या होते हैं लगातार होते हैं ना। मंडे बाद क्या आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे बाद आपके पास क्या आएगा वेडनेसडे। बात समझे यहाँ पर। तो बच्चों अभी भी टोटल कितने केस मेरे पास हो गए यहाँ पर 7। अभी भी टोटल कितने केस मेरे पास हो गए यहाँ पर 7। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 53 संडेज चाहिए। 52 संडे मेरे पास आ चुके हैं। अब जो 53 संडे है वो कब पॉसिबल है, या तो 2 दिन मेरे पास क्या हो सैटरडे संडे हो, या फिर क्या हो संडे मंडे हो। यानी 7 में से फेवरेबल केस कितने मेरे पास हो जाएंगे 2। तो आंसर क्या बन जाएगा 2/7। बात समझे बच्चों यहाँ पर? किसी बच्चे डाउट हो जाएगा? चलिए ओपन डेट मॉड्यूल पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा एक चीज बताओ, 53 संडेज की बजाय 53 फ्राइडेज दिया हो तब भी आंसर आपके पास क्या रहेगा सेम। बात समझिए आप। अच्छा ये हो जाए नोट डाउन, फिर आ जाओ आप में से। क्वेश्चन नंबर 40, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर। बच्चों लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज आपके पास होंगे यहाँ पर 2, हैज 53 वेडनेसडेज। तो आंसर क्या बन जाएगा 2/7। क्या ये बच्चों बेटर नहीं है कि इस तरह क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए? तो मेरी बात समझो बच्चों, हार्ड वर्किंग अपनी जगह है, स्मार्ट वर्किंग अपनी जगह है, दोनों का अपना अपना रोल है। बात समझिए यहाँ पर। नॉलेज होना एक अलग बात है, नंबर निकालना एक अलग बात है। ये बात ध्यान रखना हमेशा यहाँ पर। आपको नॉलेज है, नंबर आएंगे इस बात की गारंटी नहीं है। ये बात समझना ध्यान से बच्चों यहाँ पर। नॉलेज इज द फर्स्ट स्टेप, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तो जाके एग्जाम में क्या होता है नंबर आके यहाँ पर चलते हैं। स्पीड होगी, पेपर मैथ का आपका लेंथ ही आएगा। आप किसी पेपर में टाइम का इशू होने वाला नहीं है। अगर हो टाइम का इशू दैट विल बी ओनली इन द केस ऑफ ओनली मैथमेटिक्स। बात समझे बच्चों यहाँ पर। ये मान के चलना आप 85 प्लस क्वेश्चन आपको अटेंड करके आने हैं। कई बार बच्चे एग्जाम में
60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ओनली 60। अब मेरी बात समझो ध्यान से, 60 में से भी 10 क्वेश्चन में गलत होंगे, कितने बचे? 50। कि बच्चों 40 मार्क्स आपको वैसे पास होने चाहिए यहाँ पर, तो कैसे पास होगे? बात नहीं बनेगी। एटलीस्ट आपको 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ये बात समझो यहाँ से। यहाँ पर 80-85 प्लस आपके अटेम्प्ट होंगे, तो जाके आप 45, 50 प्लस 60 प्लस नंबर इजीली वहाँ पर ले जाओगे। मेरी बात समझे यहाँ पर ये नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन 55 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 60 अटेम्प्ट हो रहे हैं, रीजन आपके पास क्या है? स्पीड इज वेरी स्लो। आपको बच्चों स्पीड मेंटेन करनी है, वो तभी मेंटेन होगी जब आपका माइंड शार्प होगा। हाथ से स्पीड नहीं बनेगी, दिमाग से बच्चों स्पीड बनेगी। यहाँ पर जितनी जल्दी आप मेंटली कैलकुलेशन करोगे, उतना जल्दी आपका हैंड रिस्पॉन्स करेगा, उतना जल्दी आपके पास सोल्यूशन क्या होंगे, आके यहाँ पर चलेंगे। एग्जाम में माइंड ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन देख के मालूम होना चाहिए इसका आंसर किस प्रकार हमें यहाँ पर निकालना। वहाँ पे हमारे पास ट्रायल एरर का चांस नहीं है कि पहले हम ए अप्लाई करें फिर बी अप्लाई करें। क्वेश्चन देख के बच्चों आइडिया होना चाहिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करके यहाँ पर चलना। अब मेरी बात समझिए यहाँ पर, तो मैथमेटिक्स को बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा बच्चों फालतू पढ़ो। एक सिलेबस काफ़ी लेंथी है, आपको आइडिया हो चुका है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। बात समझिए यहाँ पर। सेकेंडली, स्पीड बच्चों मैटर करती है, और स्पीड तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करके यहाँ पर चलोगे। जिनका सितंबर अटेम्प्ट है बच्चों 2 महीने आपके पास, तो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया हुआ है, कोशिश करो जुलाई एंड तक आपका सारा बैकअप पूरा हो जाना चाहिए। वह ज़्यादा बच्चों ने शुरू से ज्वाइन किया हुआ है, जो बच्चे लेट आए ज़्यादा जरूरी अटेम्प्ट के हैं, पर अगर सितंबर अटेम्प्ट में कोई बच्चा ऐसा है जिसका बैकअप पेंडिंग है, तो 31 जुलाई तक बच्चों हर हाल में आपका बैकअप पूरा होना चाहिए। चाहे अब आपको जागो जैसे मर्जी करो, अपना बैकअप पूरा करके यहाँ पर चलो। बात समझिए यहाँ पर। दूसरी बात, आपको हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, हर चैप्टर 3 बार रिवाइज करके चलना है, एटलीस्ट 3 टाइम्स। 2 महीने आपके पास है या 2.5 महीने आपके पास है, 10-12 सितंबर के आसपास आपके एग्जाम शुरू होने चाहिए। पर मैं अगस्त तक मान के चल रहा हूँ, सितंबर छोड़िए यहाँ पर। तो 2 महीने आपके पास है, 2 महीने में अपना शेड्यूल इस प्रकार ना हो यहाँ पर 3 बार आपकी रिवीजन होनी चाहिए, हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट। चाहे आपने पहले पढ़ा हो चाहे पहले ना पढ़ा हो। आपका मैथ बैकग्राउंड है, आप नॉन इकोनॉमिक्स है, उस बात से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। ये बच्चों सारे एक्सक्यूज हैं। अब मेरी बात समझिए यहाँ पर, हर चैप्टर, हर टॉपिक 3 बार पढ़ो। जब 3 बार बच्चों पढ़ोगे आप, तो जाके आपको मालूम चलेगा कौन सा टॉपिक आपको आता है, कौन सा यहाँ पर नहीं आता। पहली बार में नहीं होता है, एटलीस्ट 3 बार आपको रिवाइज करके चलना है। तीसरी बात, कम से कम 1 बार हर चैप्टर का आपको टेस्ट देना है, एटलीस्ट 1 टाइम। बेशक आपने सेंटर साथ दिया हो, अभी दोबारा भी टेस्ट होंगे, उस समय दे दीजिए। आप अलग से भी दे सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं। पर एक बार टेस्ट दोगे बच्चों डर खुल जाता है चैप्टर का, एक फियर फैक्टर होता है कि हाँ ये चैप्टर हमें आता है कि नहीं आता है, वो डर खुल जाता है। अब मेरी बात सुने यहाँ पर, तो वो चीज़ आपको करके चलनी है। चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के अंदर जो मेरे वाला मॉड्यूल है वो प्लस स्कैनर, ये दोनों पढ़ने हैं आपको। मैं अपनी बात कर रहा हूँ अकाउंट्स मॉड्यूल 2 में जो स्टडी मैट है प्लस स्कैनर, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। अब बात समझिए ध्यान से। और मैथमेटिक्स के अंदर जो मेरे वाला मॉड्यूल है प्लस आईसीआई, बच्चों पढ़ के यहाँ पर चलना है। आईसीआई में जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं वैसे एग्जाम में कम आते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, बट वहाँ से बच्चों आपकी स्पीड बनेंगे, आपके पॉइंट्स याद हो जाएंगे। आईसीआई के जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जो आपसे सॉल्व हो गए पहली बारी में, ये मान के चलना वो कंसेप्ट आपको याद हो चुके हैं, और जो सॉल्व नहीं हुए वहाँ थोड़ी सी मेहनत करने की आपको वहाँ पर जरूरत है। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, तो ये जो कंटेंट है ये बच्चों पढ़ना है 3 बार प्लस 1 बार आपको टेस्ट देके यहाँ पर चलना है। तो लगभग 2 महीने आपके पास है, अपना शेड्यूल इस प्रकार बनाइए। अब ये जो सारा काम है डेली बेस पर 4 घंटे पढ़ के हो, 6 घंटे पढ़ के हो, 12 घंटे पढ़ के हो, ये बच्चों आपकी अपनी स्पीड है, आपकी अपनी यहाँ पर एफिशिएंसी है। अब मेरी बात समझिए यहाँ पर, इसका आपस में कोई कंपैरिजन यहाँ पर नहीं है कि वो बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है मैं भी 2 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सबकी स्पीड अच्छी हो, उन्हें पहले मेहनत कर रखी है, आपने मेहनत पहले नहीं की। अब बात समझिए यहाँ पर, तो इतना बच्चों करोगे आप इजीली आप पास हो जाओगे, कोई परेशानी आने वाली नहीं है। रिजल्ट टाइट आए, रिजल्ट लूज आए, हमें इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला यहाँ पर नहीं है। तैयारी अपनी ऐसी रखो कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए रिजल्ट टाइट आ रहा है या फिर लूज आ रहा है। बस कितनी बात है, टीचर सेम है, कंटेंट सेम है, आप में बच्चे पास भी होंगे, आप में बच्चे फेल भी होंगे, ये बात ध्यान रखना।
जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी वो बच्चा पास कर जाएगा। एक्यूरेसी मैटर करती है, जिसकी एक्यूरेसी कम होगी कई बार बच्चा एग्जाम में ना फियर कर जाता है, चीज़ तो आती है पर एग्जाम में डर जाता है, वहाँ गलतियाँ हो जाती है। तो उसका तरीका एक ही है, प्रैक्टिस करके चलना। स्पेशली अकाउंट्स में बिना सोल्यूशन देखे आंसर निकालने की आदत डाली। आप लोग क्या करते हैं, इधर मॉड्यूल है, इधर सोल्यूशन है, आधे क्वेश्चन तो आप कैसे भी सॉल्व कर लेते हैं, आधे क्वेश्चन कि इसकी कैलकुलेशन ये होनी चाहिए, इसकी कैलकुलेशन ये होनी चाहिए, बात समझिए यहाँ पर। और आधे क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हो, जैसे पॉइंट अटका आपने सोल्यूशन देख लिया, जैसे पॉइंट अटका आपने सोल्यूशन देख लिया। अब मेरी बात हो रही है यहाँ पर, जो मैं कह रहा हूँ आपको, बिना सोल्यूशन देखे पूरा आंसर निकालने की आदत डाली। एग्जाम में सोल्यूशन आपके पास नहीं होगा और आंसर आपका पहले बारे में ठीक होना चाहिए। ये बच्चों आपकी एक्यूरेसी होनी यहाँ पर चाहिए। एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, नो डाउट, पर बच्चों हम स्टेप वाइज के लिए क्यों जाए? जब आप एक मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से जो मेहनत है पूरे नंबर के लिए कीजिए, बाकी एग्जाम में जो नंबर मिलने होंगे मिल जाएंगे। मेरी बात समझिए यहाँ पर, ये सिंपल बच्चों बातें हैं, इनको फॉलो करो, इजीली आपके नंबर एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। और जो मेन है वो आपके पास है डाउट्स। अब बच्चों डाउट्स में क्या होता है, आधे बच्चे शर्माते हैं, आधे बच्चे क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ लेंगे, जो लेक्चर हुआ है दोबारा चेक कर लेंगे, यूट्यूब दे लेंगे, गूगल पे सर्च मार लेंगे, पर हमें मैसेज करके यहाँ पर नहीं चलते हैं। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर डाउट्स बच्चों आपने लेके चलो, आप डेली सेंटर पे आ रहे हो, डेली जो आपके डाउट्स बनते हैं वो लेके चलो, उसको अलग से किसी रजिस्टर पर नोट कर लिया करो, वरना बाद में भूल जाओगे क्या डाउट्स आपके पास थे, क्या डाउट्स यहाँ पर नहीं थे। आप मेरी बात समझिए यहाँ पर। और इसे बच्चों हेजिटेशन आपको नहीं करनी है। बहुत बच्चे हैं जो कंसिस्टेंटली मुझसे डाउट्स लेके चलते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन एज द केस में। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो डाउट्स लेके यहाँ पर नहीं चलते हैं, और मैं नहीं मानता आपका हर डाउट आपका फ्रेंड ऑनलाइन या जो लेक्चर द्वारा देखते हो वो आपका डाउट पूरा सॉल्व यहाँ पर कर देगा, कहना कि बच्चों डाउट्स अल्टीमेटली रह जाते हैं। बात हो रहा है बच्चों यहाँ पर, ये सिंपल स्कीम है बच्चों कि आपको अलग से कोई मतलब कि फैंसी स्कीम की जरूरत नहीं है, सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, इनको फॉलो करो। आप पूरे सी कोर्स में इजीली बच्चों आप पहली बार में कोर्स पास यहाँ पर कर जाओगे, और पहले आप नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लो। 2 महीने बच्चों आपके पास है, सेंट्रल तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और बच्चों बात समझो ध्यान से, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। सेल्फ स्टडी बच्चों आपको करनी होगी, हम डाउट्स ले सकते हैं, हम आपके टेस्ट बना सकते हैं, हम आपको रिवाइज करा सकते हैं, तो जो आपके एंड वाला काम है कौन सा, सेल्फ स्टडी, वो आपका होना यहाँ पर चाहिए। और जुलाई एंड तक अगर आपका बैकअप पेंडिंग है किसी भी तरीके से, जुलाई एंड तक अपना बैकअप पूरा करिए। अगस्त इज ओनली फॉर द रिविजन। बच्चों बाद यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िए। Question number 51. ABC are three mutually exclusive and exhaustive events such that what is PB? देखो बच्चों हमारे पास PA प्लस PB प्लस PC की वैल्यू होती है 1। PA का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। PB का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। PC का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा हमारे पास क्या होता है, 1 होके यहाँ पर चलता है। उसने आपसे किसकी वैल्यू पूछी है यहाँ पर, PB। तो PB तो आपके पास क्या हुआ, एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा चेक करो हमारे पास क्या दिया हुआ है, PA इक्वल टू 2PB इक्वल टू 3PC। डन बच्चों, यहाँ पर PA की वैल्यू PB के बराबर भी है, PA की वैल्यू PC के बराबर भी है। मुझे कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए यहाँ पर, मुझे कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए यहाँ पर, PB वाली या PC वाली? PB वाली। क्यों, मुझे वही चाहिए अल्टीमेटली। तो PA की जगह आपने क्या मेंशन कर दिया, 2PB। PA की जगह आपने क्या मेंशन कर दिया, 2PB। समझ बात यहाँ पर, डन। अब PC की वैल्यू निकाल ली है बच्चों। PC की वैल्यू किसके कंटेस्ट में आप निकालोगे, PA के कंटेस्ट में या PB के कंटेस्ट में? PB के। अब 2PB किसके बराबर दिया हुआ है, 3PC। तो PC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3PB। PC की वैल्यू क्या होगी, 2/3PC।
वैल्यू पुट करिए 2/3 पीबी इक्वल टू 1। 3 एलसीएम आ जाएगा 6 प्लस 3 बच्चों एलसीएम आ गया 6 पीबी प्लस 3 पीबी प्लस 2 पीबी इक्वल टू 1। डन बच्चों यहाँ पर 3 आपने एलसीएम लिया 2 इंटू 3 कितना बन जाएगा 6 यहाँ पर प्लस 3 पीबी प्लस 2 पीबी इक्वल टू 1। 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना बच्चा हो गया 11/3 पीबी इक्वल टू 1। तो पीबी की वैल्यू कितनी बच्चों आई 3/11। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 53 ये हो तो नहीं ना हो गया। 53 के बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 63 चेक करना है नहीं हुआ। हाँ देखिए देयर आर 48 मार्बल विद नंबर 1 to 48 मतलब 1 2 3 ऐसे करते करते हमारे पास कितने मार्बल यहाँ पर है 48। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ मार्बल हैविंग द नंबर डिविजिबल बाय 4। आपको पता करना है 48 में से कितने ऐसे मार्बल है जो 4 से डिविजिबल होंगे। 48 में से कितने ऐसे मार्बल है जो 4 से डिविजिबल होंगे 12। तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा 12/48। बस इतनी बच्चों बात है। मान लो 48 नंबर आपको दिए हुए हैं 48 नंबर में से 4 से डिविजिबल वाले नंबर कितने आपके पास होंगे 12। 48/4 कितना हो गया 12 यहाँ पर। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा कि 12 नंबर ऐसे हैं 48 में से जो 4 से क्या होंगे डिविजिबल। तो बच्चों आंसर आपके पास आ जाएगा 1/4। आंसर आपके पास आ जाएगा 1/4। डन बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िए। कहता है इन द ग्रुप ऑफ 20 मेल 15 फीमेल। हमारे पास मेल 20 है फीमेल 15 है। 12 मेल 8 फीमेल आर सर्विस होल्डर। कहता है मेल में से 12 मेल कौन आपके पास है सर्विस होल्डर। 20 में 12 मेल आपके पास क्या है सर्विस होल्डर। तो 8 मेल कौन सा आपके पास हो गए नॉन सर्विस होल्डर। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर भाई 20 में से 12 मेल हमारे पास क्या है सर्विस होल्डर यहाँ पर है। सिमिलरली 15 में से 8 फीमेल हमारे पास बच्चों क्या दिए यहाँ पर सर्विस होल्डर। नहीं समझा बात। देखो बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है सर्विस वाले मेल कितने हैं 12 फीमेल कितनी मेरे पास है 8। तो मुझे ये बताओ सर्विस के अलावा कितने मेल बचे आपके पास 8 और फीमेल 7। सर्विस के अलावा कितने मेल आपके पास है 8 और फीमेल 7। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर आगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सेलेक्ट एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप इज अ सर्विस होल्डर। कहता है जो पर्सन आपने सिलेक्ट किया वो क्या होना चाहिए सर्विस होल्डर होना चाहिए। अब बच्चों सर्विस होल्डर के कितने पर्सन मेरे पास हैं 20। गिवन दैट सिलेक्ट पर्सन इज अ मेल और वो पर्सन आपके पास क्या होना चाहिए मेल भी होना यहाँ पर चाहिए। पहली बात सर्विस होल्डर होना चाहिए और मेल आपके पास होना चाहिए। तो बच्चों आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 12/20। आंसर कितना आपके पास आ जाएगा 12/20। आप ऐसे कह सकते हो मेल में से कितने सर्विस होल्डर वाले मेल आपके पास हैं 12। तो 12/20 ये बच्चों आंसर आ जाएगा 0.60। 0.60 डन बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78।
क्वेश्चन नंबर 78, ये एक तरीके बच्चों आपके पास रिपीट है। लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 2, और 53 संडेज कह रहा है, तो आंसर क्या बन जाएगा? 2/7। मैंने एग्जाम्पल लिखवाया था आपको, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2/7। डन बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79, इफ इन अ बैग ऑफ 30 बॉल 1 to 30, बच्चों बैग में हमारे पास कितनी बॉल है? यहाँ पर 30। 2 बॉल आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल बीइंग मल्टीपल ऑफ 2 और 5। काफी लेंथी, इसको पेंडिंग करो बच्चों, काफी लेंथी हो जाएगा। इसके अलावा आप चेक करें क्वेश्चन नंबर 83। अच्छा, एक चीज और, 83 में मान लो रेशो मेरे पास है 2:3, रेशो मेरे पास है 2:3, 2 फेवर में है, 3 अनफेवरेबल है। 2 फेवर में है, 3 अनफेवरेबल है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो अगर रेशो से प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, रेशो से प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 2/5, यानी 2 + 3, 2/2 + 3। अब बच्चों उसने वैल्यू देने की बजाय आपको इशारा में बात बोली, क्या? इफ द पी क्यू, ये पी रेशो क्यू आएगा, इफ द पी रेशो क्यू आर ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, कहता है पी रेशो क्यू में ये फेवरेबल है, ये आपके पास अनफेवरेबल है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। अब आपको इस रेशो से क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? P + Q। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मेरी बात समझे? यहाँ पर उसने वैल्यू देने की बजाय आपको क्या बोल दिया? इशारा बोल दिया कि रेशो हमारे पास क्या है? P/Q है। और 2:3 बोलता, अब जल्दी सोच पाते। उन्होंने क्या बोल दिया? P/Q है, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी? P/P + Q। डन बच्चे, यहाँ पर इतना हो जाएगा। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 86। ये बच्चों मेरा मानना हो जाना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज आपके पास होंगे? यहाँ पर 2। तो आंसर बच्चों क्या बन जाएगा? 2/7। डन बच्चों, यहाँ पर इतना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, और बच्चों में दिया हुआ है कंपनी ए प्रोड्यूस 10% डिफेक्टिव प्रोडक्ट। कह रहा है ए के पास डिफेक्टिव कितना है? 0.10, 10% कितना आपके पास है? 0.10। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, नॉन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा? 0.90। नॉन डिफेक्टिव कितना आपके पास होगा? 0.90। बी में डिफेक्टिव कितना मेरे पास है? 0.20। तो नॉन डिफेक्टिव कितना मेरे पास होगा? 0.80। सी में कितना बच्चों डिफेक्टिव मेरे पास है? 0.05। तो नॉन डिफेक्टिव कितना मेरे पास होगा? 0.95। डन बच्चों, यहाँ पर आगे, इफ द कंपनी चूजिंग इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है? ए के होने की पॉसिबिलिटी है 1/3, बी की 1/3, सी की 1/3। इक्वली लाइकली क्या होता है? जहां पे हर इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? एक जैसी होके यहाँ पर चलती है। 3 कंपनीज है, तो हर कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? 1/3 होके यहाँ पर चलेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट चूजन इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट? जो आपके पास प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट फ्री होना यहाँ पर चाहिए। जो आपके पास प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट फ्री होना यहाँ पर चाहिए। डिफेक्ट फ्री होने के लिए बच्चों आप लोग क्या करो यहाँ पर, इसमें आप देखो डिफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या है? डिफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या है? अगर कंपनी ए की बात करें, कंपनी ए की अपनी पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/3।
और डिफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या है 0.10। बी के लिए 1/3 डिफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या है 0.20। सी के लिए 1/3 डिफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या है 0.05। इन तीनों को प्लस कर दीजिए, कितनी वैल्यू आपके पास आएगी है 0.35/3 0.1167। एक बार चेक करना है पर 0.1167। क्लियर है वैल्यू टर्न बच्चों यहाँ पर। तो अगर हम 1 में से डिफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी को माइनस कर दें तो मेरे पास क्या बचेगा डिफेक्ट ना होने की पॉसिबिलिटी। (0.8833). तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चों यहाँ पर मेरे पास 3 कंपनीज हैं, उनके डिफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर गिवन है। तीनों कंपनीज के लिए हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर इक्वली लाइकली कह के यहाँ पर चल रहा है। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है जहाँ पे हर एक की पॉसिबिलिटी क्या होती है ए जैसी होकर चलती है। कंपनी ए है तो भी 1/3, कंपनी बी है तो भी 1/3, कंपनी सी है तो भी 1/3। डन बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा इसके बाद नोट करिए ये हो गया है। अब बच्चों इसी चैप्टर के अंदर अगला पॉइंट है एक्सपेक्टेड वैल्यू। पहला पॉइंट आपके पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसको सिंपल शब्दों में मीन भी कह सकते हो, पर वो आपको मीन नहीं बोलेगा, वो आपको क्या बोलेगा एक्सपेक्ट वैल्यू कह के चलेगा। बात समझे यहाँ पर। एक एग्जाम्पल लिखिए, a coin is tossed 2 times, find the expect value of head। फाइंड द एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ हेड। हेड आने की एक्सपेक्ट वैल्यू बच्चों आपको यहाँ पर निकालनी है। हेड आने की एक्सपेक्ट वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। मुझे एक चीज बताओ, अगर आप एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हो तो वहां पर हमें क्या क्या मिल सकता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। बच्चों यहाँ पर यानी कि मैं कह सकता हूं हेड मेरे पास 2 बार आ रहा है, मेरे पास 1 बार आ रहा है, मेरे पास हेड यहां पर नहीं आ रहा। हेड 2 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है और आके नहीं चल रहा। अगर 2 बार आ रहा है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों यहाँ पर। हेड 2 बार आ रहा है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी मेरे पास होगी 1/4। 1 बार आ रहा है प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/4। नहीं आ रहा है प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पर 1/4। कौन बच्चे यहाँ पर किसी बच्चे डाउट। अब क्या करिए हेड को x मानिए, प्रोबेबिलिटी को p मानिए और x और p को आपस में मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए। हेड को x मानिए, प्रोबेबिलिटी को p मानिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए। 2 × 1/4 2/4, 2/4 एंड 0 एंड 0। सम करिए
2/4 plus 2/4 plus 0, 4 LCM, 2 plus 2 plus 0, 4/4 equal to 1, 4/4 equal to 1, और जो प्रोबेबिलिटी है इसका सम हमेशा क्या होता है 1, जो प्रोबेबिलिटी है इसका सम हमेशा क्या होता है 1। डन बच्चों, यहाँ पर बच्चों आपको निकालनी है एक्सपेक्ट वैल्यू, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर मीन। और अगर आपको याद हो सीरीज हमारे पास थी डिस्क्रीट, इन द डिस्क्रीट फॉर्मूला क्या था समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, जहां एफ की बजाय आपको क्या दिया हुआ है पी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा समेशन पी एक्स अपॉन समेशन पी। पी एक्स की वैल्यू है 1, पी भी 1, तो बच्चों आपके पास मीन कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, आपके पास मीन कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। डन बच्चों, यहाँ पर किसी बच्चों डाउट? बच्चों आपके पास क्वेश्चन के अंदर बात को ध्यान से दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको क्या दी होगी स्टेटमेंट, जिसके बेस पर आप क्या बनाओगे केसेस, और जिसके बेस पर आप क्या बनाओगे टेबल, बात समझे यहाँ पर, या फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको क्या दी होगी टेबल कि ये हमारे पास हेड्स है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, आपको मीन निकाल के यहाँ पर चलना है। मेरी बात समझे यहाँ पर, आपको x की वैल्यू गिवन होगी, आपको p की वैल्यू गिवन होगी, सिंपली आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पर चलनी है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। किसी बच्चे डाउट? बच्चों इसमें एक्सपेक्ट वैल्यू के अलावा कई बार वेरिएंस आपसे पूछ लेगा, कई बार वेरिएंस आपसे पूछ लेगा, और वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन पी एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन पी माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, या इसको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं अंडर रूट समेशन पी एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन पी माइनस समेशन पी एक्स अपॉन समेशन पी का होल स्क्वायर, समेशन पी एक्स अपॉन समेशन पी का होल स्क्वायर। चल बच्चों यहां पर ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको किसका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये वाला फॉर्मूला किसका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। अगर वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस निकालना है तो इस फॉर्मूले का क्या कर दोगे यहाँ पर स्क्वायर, अगर वेरिएंस निकालना है तो इस फॉर्मूले का क्या कर दोगे यहाँ पर स्क्वायर, अदरवाइज ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। समझते बात यहाँ पर। अब एक चीज ध्यान से नोटिस करना बच्चों, ऊपर हमने मीन को क्या मेंशन किया था समेशन पी एक्स अपॉन समेशन पी, मैंने वही काम यहाँ पर किया है। एक्स बार मेरे पास क्या आता है मीन, मीन को मैंने क्या मेंशन कर दिया समेशन पी एक्स अपॉन समेशन पी। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब बच्चों बात समझो ध्यान से, मेरे पास कौन सी वैल्यू गिवन है, क्या एक्स बार की वैल्यू गिवन है, मैं भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, क्या मेरे पास एक्स बार की वैल्यू गिवन है, हाँ एक्स बार की वैल्यू कितनी मेरे पास आई थी यहाँ पर 1, एक्स बार की वैल्यू कितने बच्चों मेरे पास आई थी यहाँ पर 1 का स्क्वायर। चल बच्चों यहाँ पर देखो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा समेशन पी की बच्चों वैल्यू क्या होती है 1, समेशन पी की वैल्यू क्या होती है 1, कौन सी वैल्यू बची है आपके पास पी एक्स स्क्वायर, मेरे पास कौन सी वैल्यू है पी एक्स, और मुझे क्या चाहिए पी एक्स स्क्वायर चाहिए। पी एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, अब मैं पी एक्स को मल्टीप्लाई किससे कर दूं यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, भाई एक्स इंटू एक्स क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। बच्चों बात आ रही समझ यहाँ पर कि अगर मैं पी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 2/4 से कितनी वैल्यू आ गई 4/4, 1 को मल्टीप्लाई किया 2/4 से 2/4 एंड 0 एंड 0। डन बच्चों यहाँ पर, बच्चों बात आ रही समझ यहाँ पर। और आप ध्यान से नोटिस करो मैंने यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं की है, रीजन बच्चों डिनोमिनेटर आपके पास क्या रहेगा सेम, डिनोमिनेटर सेम होगा, और मुझे बाद में इन सारी वैल्यू को प्लस करना है। जब सारी वैल्यू को प्लस करना है
अगर सारी वैल्यू को प्लस करना है तो मुझे एक चीज बताओ, डिनोमिनेटर तो आपके पास क्या आना है, 4 ही आना है। मैंने कैंसिलेशन की नहीं, और आप कैंसिलेशन कर दोगे तो बाद में आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। मेरी बात समझे बच्चे, यहाँ पर मैंने कैंसिलेशन यहाँ पर नहीं की, मुझे मालूम है डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो अल्टीमेटली मैं सिंपली क्या कर दूं, डिनोमिनेटर को प्लस कर दूं, तो पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6/4। अरे समझ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, आप जैसे चाहो वैसे कर लो, मैंने अपना तरीका आपको समझा दिया है। डन बच्चे यहाँ पर, तो पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6/4, 6/4 क्या होता है, 1.5 माइनस 1, 0.5 का अंडर रूट 0.71, 0.5 का अंडर रूट 0.71। डन बच्चों, यहाँ पर तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी बच्चों डाउट, कई बार वो आपको बोलेगा मीन के लिए, कई बार वो आपको बोलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, जैसा बोलेगा आपको वैसा करके यहाँ पर चलना है। डन बच्चों, यहाँ पर आपकी क्लास किस टाइम है, क्लास 11:35 है ना, 11:40 पर है, तो बहुत टाइम है। बताओ बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट, कितना हो जाएगा, ये हो जाए नोट डाउन। अरे हाँ नाम है जवाब दो ना, ऑल डन। तो बच्चों ओपन चले मॉड्यूल, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98। और दिया हुआ है, इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, एक्सपेक्ट वैल्यू निकाल के चलना है। एक्स दिया हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी है, एक्स और पी दोनों आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, दोनों को आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। बच्चों -1 इंटू 1/3 क्या बन जाएगा, -1/3, -2 इंटू 1/6 बच्चों क्या बन जाएगा, -1/3। कैंसिलेशन करोगे कितना आ जाएगा, -1/3, 0, 1/6 एंड 2/3। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट, इन सभी वैल्यू को आपस में प्लस करिए। बताओ बच्चों कितना एलसीएम आपके पास आ जाएगा, सेट्स, -2 -2 +0 +1 +4, तो बच्चों वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहाँ पर, 1/6। वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहाँ पर, 1/6। यहाँ तक कोई डाउट, डन बच्चे। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1। पर एक बार चेक कर लेना, यहाँ पर 1 आएगा, पर एक बार जरूर चेक कर लेना प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो जो आ रहा होगा वो उठाना पड़ेगा। डन बच्चे, यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, यहाँ पर एक्सपेक्ट वैल्यू, जो मेरे पास क्या बन जाएगा, समेशन पी एक्स अपॉन समेशन पी। पी एक्स का सम कितना आ गया, 1/6, और समेशन पी कितना मेरे पास है, 1। तो अल्टीमेटली आंसर कितना बच्चों आपके पास आ जाएगा, 1/6 यहाँ पर। डन बच्चों, यहाँ पर किसी बच्चे डाउट, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी सम चेक करना। अगर प्रोबेबिलिटी सम 1 नहीं आ रहा है, प्रोबेबिलिटी सम 1 नहीं आ रहा है, मान लो 0.8 आ रहा है, तो डिवाइड किससे करोगे यहाँ पर, 0.8 से। मेरी बात समझे, यहाँ पर डिवाइड किससे करोगे, यहाँ पर 0.8 से। डन बच्चों, हो जाएगा। और किसी बच्चों डाउट, क्वेश्चन नंबर 97। बच्चों 97 में जो लास्ट लाइन आपके पास है, आर नोन टू बी, इसके बाद एक वैल्यू आएगी 0.85। जो लास्ट लाइन आपके पास है, आर नोन टू बी के बाद एक वैल्यू आएगी 0.85। ठीक है, यहाँ वैल्यू मिस है 0.85। और अब ध्यान से पढ़े क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन अ कमोडिटी एक्सचेंज व्हेन बुकिंग ट्रेड्स with provision for stop trader can make a profit of 50,000, incur a loss of 20,000। कहता है प्रॉफिट है 50,000 रुपए का, लॉस है
20,000 रुपए का, प्रॉफिट है 50,000 रुपए का, लॉस है 20,000 रुपए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट और नोन टू बी, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कितनी मेरे पास है 0.85, लॉस की प्रोबेबिलिटी है 0.50, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है 0.85, पी यानी कि प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है 0.85, लॉस की प्रोबेबिलिटी है 0.50, द एक्सपेक्ट प्रॉफिट आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्ट प्रॉफिट निकाल के चलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको x मान लिया, इसको p मान लिया। डन बच्चे, यहाँ पर एक्सपेक्ट प्रॉफिट यानी आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आप x और p को आपस में मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.85 प्लस के 42,500 प्लस के 42,500, जबकि बच्चों लॉस कितना मेरे पास है 20,000 माइनस का 10,000, तो आपके पास कितनी वैल्यू बची है यहाँ पर 32,500 वैल्यू बच्चों कितनी बची है आपके पास यहाँ पर 32,500। अरे बात आ रही है यहाँ पर लॉस की वैल्यू किस में होगी, यहाँ पर माइनस में, लॉस की वैल्यू किस में होगी आपके पास माइनस में, तो माइनस को एडजस्ट करोगे प्लस में, तो वैल्यू कितनी बची है आपके पास 32,500। डन बच्चे, यहाँ पर इतना हो जाएगा। सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन आपको और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 94। सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 94। आप देखिए वैल्यू ऑफ एक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब ये एक्स की वैल्यू और ये आपके पास पी की वैल्यू है। अब बच्चों एक्स और पी के बेस पर क्या निकालोगे, पी एक्स। अच्छा इसमें ना जो रिक्वायरमेंट हो मिसिंग है, इसे बेसिक क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन। आपको मीन यहाँ पर निकालना है या एक्सपेक्ट वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, वो वर्ड्स यहाँ पर मिस है। तो बच्चों एक चीज बताओ, एक्स और पी को मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास क्या आ जाएगा पी, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास क्या आ जाएगा 0, प्लस करोगे तो पी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी पी, प्लस करोगे तो पी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर पी। तो बच्चों आपके पास यही आंसर आ जाएगा पी। बात समझे यहाँ पर, भाई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है, बस आपको इशारों में यहाँ पर पी 1 माइनस पी यहाँ पर दे दिया। डन बच्चों, यहाँ पर इतना हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 76 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 76। फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय पी एक्स आई इक्वल टू एक्स आई अपॉन के, पी एक्स आई इक्वल टू एक्स आई अपॉन के। और बच्चों एक्स आई की वैल्यू 1 से लेके 9, एक्स आई की वैल्यू 1 से लेके 9 है। बात ना ध्यान से, अगर x की वैल्यू 1 है, अब अगर एक्स आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन के। अगर एक्स आई की वैल्यू 2 है तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन के। एक्स आई की वैल्यू 3 है 3 अपॉन के, 4 अपॉन के, 5 अपॉन के, 6 अपॉन के, 7 अपॉन के, 8 अपॉन के, प्लस 9 अपॉन के। 9 तक क्यों, 1 से स्टार्ट है और लास्ट वैल्यू मेरे पास क्या दी यहाँ पर 9। 1 से स्टार्ट है, लास्ट वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या यहाँ पर 9। समझते बात यहाँ पर बच्चों, बात सुनना ध्यान से, ये बेसिकली आपके पास क्या है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है 1, प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है 1। तो 1 इक्वल टू इन सभी का एलसीएम कितना मेरे पास आएगा के, इन सभी का एलसीएम बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा के। और अगर आप न्यूमरेटर की वैल्यू प्लस करोगे तो वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पर 45। 1 से लेकर 9 को प्लस करोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 45। तो बच्चों मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 45। तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों, यहाँ पर कोई डाउट किसी बच्चे को, इतना हो जाएगा। इसके अलावा आप पढ़िए
Question number 73, 72. Question number 72. Assume that probability for rain on a day is 0.4. रेन होने की प्रोबेबिलिटी है 0.4. अम्ब्रेला सेल्समैन कैन अर्न 400 पर डे इन केस ऑफ रेन. और अम्ब्रेला मैन को कितनी कमाई हो जाएगी यहाँ पर 400 रुपए की. विल लूज 100 रुपए पर डे इफ देयर इज नो रेन. और जब बच्चों रेन नहीं होती है तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी 0.6. और 100 रुपए का यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉस. 100 रुपए का यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉस. लॉस किसमें आ जाएगा माइनस में. समझते बाद यहाँ पर. अब आपको क्या बोल रहा है एक्सपेक्टेड अर्निंग आपको यहाँ पर निकालनी है. बताओ बच्चों एक्सपेक्ट यानी कि मीन 400 इंटू 0.4 160 60 रुपए माइनस. तो नेट अमाउंट कितना मेरे पास आ जाएगा 100 रुपए. यानी बच्चों आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी. आई होप आपके पास में आ रही होगी. आंसर आ जाएगा 100 रुपए ऑप्शन नंबर सी. ये आपके पास पी हो गया, ये एक्स हो गया, ये आपके पास क्या आ जाएगा पी एक्स यहाँ पर आ जाएगा जैसे पहले हमने यहाँ पर किया. डन बच्चे. यहाँ पर किसी बच्चे डाउट कितना हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 73. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो. व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. बच्चों आपको एस डी की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है. एक्स मेरे पास है 1 2 4 5 एंड 6. पी है 0.15 0.25 0.20 0.30 0.10. डन बच्चे. यहाँ पर सबसे पहले पी एक्स यहाँ पर निकाल लीजिए. इसको मल्टीप्लाई किया 0.15 0.50 0.80 1.5 और 0.60. डन बच्चे. यहाँ पर पी एक्स के अलावा आपको एक वैल्यू और निकालनी होगी. कौन सी यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर. पी एक्स के अलावा एक वैल्यू आपको और निकालनी होगी पी एक्स स्क्वायर. पी एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.15 1 3.20 7.5 3.60. डन बच्चे. यहाँ पर इसको प्लस करिए 0.15 प्लस 1 प्लस 3.2 7.5 3.6 15.45 0.15 प्लस 0.5 प्लस 0.8 1.5 0.6 3.55. समीशन पी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन पी एक्स अपॉन समीशन पी का होल स्क्वायर. या एक्स बार ले लीजिए और पहले बी निकाल के वहां वैल्यू पुट कर दीजिए जैसा आपको लगे. बच्चों पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 15.45. ये सब आपके पास 1 आना चाहिए. पी एक्स की वैल्यू है 3.55 बाय 1 का होल स्क्वायर. 15.45 3.55 का स्क्वायर 12.6025. बच्चों वैल्यू आ रही है 1.69. आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी. आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी. हाँ जी बच्चों कोई डाउट्स में यहाँ पर हो जाएगा. सेम पेज क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िए. सेम पेज क्वेश्चन नंबर 69. द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस इक्वेशन. बच्चों बात समझो. ये आपके पास x है और ये आपके पास p है.
पी 5k दिया हुआ है। पी का सम हमेशा क्या होता है? 1। पी का सम हमेशा क्या होता है? 1। यानी मैं ये कह सकता हूं 5k प्लस 3k प्लस 4k प्लस 6k 7k 9k 11k इक्वल टू आपके पास क्या होगा? 1। डन बच्चे यहाँ पर। तो वैल्यू प्लस करें 5 3 8 12 18 25 यानी 45k इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। k की वैल्यू कितनी आई? 1/45। तो आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/45। आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डन बच्चों यहाँ पर। बच्चों बात समझो, ये आपके पास क्या है? प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होकर यहाँ पर चलता है। तो हमने ये बोला इन सारी वैल्यू का सम, इन सारी वैल्यू का सम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन के भी ये नहीं बोला कि आपको एक्सपेक्ट वैल्यू निकालनी है। जब एक्सपेक्ट वैल्यू निकालना आता तो फिर हम उस तरीके से x और p को आपस में मल्टीप्लाई करके चलते। सिंपली आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर? k की वैल्यू कह रहा है और k की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ पर? 1/45। डन बच्चे यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26। ये बच्चों x दिया हुआ है, ये p दिया हुआ है। एक्सपेक्ट वैल्यू आपको निकालनी है, यानी आपको क्या निकालना है यहाँ पर? मीन। ठीक है, वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करिए, सम कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मीन आके यहाँ पर चलेगा। डन बच्चे यहाँ पर कर लोगे? हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके लिए होमवर्क में है, या अभी ट्राई करो, अभी ट्राई कर लो। और डन बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। इनमें मेरा माना 8-10 क्वेश्चन अभी पेंडिंग यहाँ पर है। ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरी के हैं, तो हम अली काम कर लेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कल हम बच्चों करेंगे स्टार्ट। एंड बता दिए आपको, अभी जो रिवीजन है बच्चों स्टार्ट कर दी है यहाँ पर। प्रैक्टिस में फोकस करिए, बनाए शेड्यूल। 3 बार आपको रिवाइज करना है अपने स्पीड, अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, हर चैप्टर 3 बार आपको रिवाइज करके चलना है। फिर बच्चों को आपको लगेगा कि हाँ हमें सारा सिलेबस यहाँ पर आता है। बात समझे यहाँ पर? चलो।